भारत में महिंद्रा ने वो काम करके दिखाया है जो कोई भी और कार कंपनी नहीं कर पाई है, यानी कि अपनी डी सेगमेंट वाली बड़ी एसयूवीज को थोक के भाव बेचना। महिंद्रा की बड़ी बड़ी एसयूवीज को खरीदने के लिए लोग लाइनों में खड़े रहते हैं और अपनी गाड़ी की डिलीवरी पाने के लिए महीनों तक वेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो पूरे महीने के अंदर एक भी अपनी डी सेगमेंट वाली एसयूवी नहीं बेच पाते हैं, और जो बेच भी रहे हैं उनकी गाड़ियां इतनी कम बिक रही हैं कि उनको आप अपनी उंगलियों के ऊपर गिन सकते हो। तो महिंद्रा ने आखिर ऐसा अलग क्या किया है? उन्होंने ये किया है कि वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को छोटी गाड़ियों के प्राइसेस पे बेच रहे हैं। महिंद्रा की स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700 उस प्राइस ब्रैकेट से चालू हो जाती हैं जिसमें क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, ग्रैंड विटारा, कुशाक और टाइगुन जैसी गाड़ियां आती हैं। यानी कि ये सी सेगमेंट वाले प्राइस पॉइंट पर अपनी बड़ी बड़ी डी सेगमेंट वाली गाड़ियां बेच रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि महिंद्रा के जो डी सेगमेंट कार्स के निचले मॉडल्स थे ना, उनमें ज़्यादा फीचर्स नहीं आते थे, इसीलिए वो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे उनको। लेकिन महिंद्रा ने धीरे धीरे कुछ ऐसे मॉडल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि एक ओवरऑल पैकेज की तरह दिखाई देते हैं और सी सेगमेंट पे आने वाली एसयूवीज के प्राइस पर ही मिल जाते हैं। और अभी जो थार रॉक्स आई है उसने तो पूरी की पूरी मार्केट को हिला के रख दिया, और वो भी उसी प्राइस पॉइंट पर मिलने वाली है जिस पर क्रेटा या सेल्टोस जैसी गाड़ियां मिलती हैं, यानी कि जिस पर रेगुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज मिलती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा पर्सपेक्टिव महिंद्रा को लेकर बहुत ही ज़्यादा बदला है, और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही कोई और ब्रांड होगा जो आपके पैसों की इतनी वैल्यू लगाता होगा। और इसीलिए मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे महिंद्रा की बड़ी गाड़ियाँ यानी कि स्कॉर्पियो एन, एक्सयूवी 700 और इवन थार रॉक्स अपना तो छोड़ो अपने से छोटे सेगमेंट की गाड़ियों तक को खाती जा रही हैं, और कैसे ये इंडियन कार कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए महिंद्रा से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। बस मुझे ये लगता है कि जिस स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया के अंदर ये लोग गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं ना, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इस स्ट्रेटेजी को कोई और अपना ही नहीं रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्कॉर्पियो एन से। स्कॉर्पियो एन 2022 में लॉन्च हुई थी और जुलाई 2024 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों को मिलाकर लगभग 12,237 यूनिट्स बेची हैं, और इन्हीं नंबर्स की वजह से क्रेटा के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी भी बन जाती है। स्कॉर्पियो की इतनी ज्यादा सेल्स के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है इसका कार टू प्राइस रेशियो, यानी महिंद्रा की ये 15 फुट 2 इंच लंबी गाड़ी जो 2000 सीसी के पेट्रोल और 2200 सीसी के डीजल इंजन के साथ आती है, वो सिर्फ 13,85,000 रुपए से शुरू हो जाती है, और ये वो प्राइस है जिस पर आपको सी सेगमेंट वाली एसयूवी का सेकंड या फिर थर्ड बेस मॉडल टाइप मिलता है। फॉर एग्जांपल, क्रेटा का जो एस वेरिएंट है वो 13,43,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। अब अगर आप स्कॉर्पियो एन के निचले और टॉप मॉडल को साइड बाय साइड रख के देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि इसके निचले मॉडल में ना काफी सारी विजुअल कमियां हैं, जैसे कि इसकी हेडलाइट्स के अंदर एलईडीज नहीं दी गई हैं जो कि टॉप मॉडल में आपको देखने को मिलती हैं। इसके जो व्हील्स हैं वो अलॉय वाले नहीं हैं, और इसकी जो बाहर की सारी प्लास्टिक क्लैडिंग्स है ना, वो सभी की सभी रफ ब्लैक कलर में फिनिश्ड हैं। लेकिन फिर भी क्रेटा एस के अंदर आपको थोड़े बेटर पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे स्कॉर्पियो एन के मुकाबले। लेकिन जहां पर असली फर्क देखने को मिलता है ना, वो है डायमेंशंस और इंजन डिपार्टमेंट में। स्कॉर्पियो एन क्रेटा से लगभग 1 फुट लंबी है और बाकी डायमेंशंस के अंदर भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो ये 13.5 लाख रुपए की स्कॉर्पियो एन अपने पेट्रोल इंजन से 200 हॉर्स पावर तक निकाल देती है, वहीं क्रेटा सिर्फ 113 bhp तक निकाल पाती है। यानी कि फॉर्म फैक्टर और परफॉर्मेंस के मामले में स्कॉर्पियो एन क्रेटा से काफी ज्यादा आगे है। हाँ, फीचर्स के मामले में थोड़ी पीछे है बस। लेकिन ये तो बस मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा था। महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन के जरिए सी सेगमेंट वाली एसयूवीज के टॉप वेरिएंट्स को मात देने की कोशिश करी है अपने स्कॉर्पियो एन के Z8 सिलेक्ट वेरिएंट से। स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट वेरिएंट का जो प्राइस है वो लगभग 17.19 लाख रुपए से चालू होता है, और Z8 सिलेक्ट डीजल का 18.19 लाख एक्स शोरूम से। स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉप मॉडल वाली गाड़ी है। इसके अंदर एलईडी लाइट्स दी गई है, फुट रेस्ट दिया गया है, और बाहर जितने भी प्लास्टिक के पैनल्स है ना, वो सारे के सारे हाई ग्लॉस वाली फिनिश के अंदर है, एंड इवन इंटीरियर से भी आपको पूरी की पूरी टॉप मॉडल वाली फीलिंग आती है। हाँ, आपको कुछ फीचर्स इसके अंदर कम मिलते हैं जो कि टॉप मॉडल में मिलते हैं, जैसे कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता, या फिर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता इसके अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलती। लेकिन अगर इस तरीके के कुछ फीचर्स को छोड़ दें तो आपको सारे के सारे एसेंशियल फीचर्स इस गाड़ी के अंदर देखने में मिल जाते हैं, एंड ऑल दी स्क्रीन्स आर देयर एज वेल। इसीलिए ये गाड़ी आपको टॉप मॉडल वाली फीलिंग दे देती है अंदर से भी। वहीं इसी सेम प्राइस पर आने वाली क्रेटा और सेल्टोस के अंदर आपको फीचर्स तो थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इनके जो इंजन है वो सिर्फ 120 bhp तक ही पावर निकाल पाते हैं, मतलब उससे थोड़ी कम। और इवन अगर आप थोड़े और पैसे डालकर इनके टर्बो वेरिएंट्स के ऊपर भी चले जाओगे ना, तो वो भी 150 bhp तक ही निकालते हैं। यानी कि स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट दिखती भी टॉप मॉडल जैसी है, इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा है, इसमें आप 7 लोगों को बिठा भी सकते हो, सेफ्टी भी बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है क्योंकि 5 स्टार मिले हैं इसको, और ये गाड़ी ऑफ रोड कैपेबल भी है जो कि क्रेटा और सेल्टोस के साथ देखने को हमें नहीं मिलता है, क्योंकि Z8 एन सिलेक्ट जो है वो रेयर व्हील ड्राइव के साथ आती है और ये बॉडी ऑन फ्रेम पर बनी हुई गाड़ी है। लेकिन क्योंकि
ये गाड़ी बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ आती है, इसीलिए आप लोग ये बोल सकते हो कि भैया इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो क्रेटा, सेल्टॉस, एलिवेट जैसी गाड़ियों के मुकाबले में अच्छी नहीं है, क्योंकि वो गाड़ियाँ मोनोकॉक वाली हैं, जो कि टू सम एक्सटेंट सही भी है। लेकिन इसी कमी को पूरा करने के लिए महिंद्रा की XUV 700 गेम में आती है। XUV 700 का पेट्रोल बेस वेरिएंट 14 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है और डीजल 14.59 लाख रुपए से। और अपनी इस एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से ये महिंद्रा की थर्ड मोस्ट सेलिंग गाड़ी भी है, क्योंकि इसकी 7000 यूनिट्स बिक जाती हैं हर महीने में, जो कि अगेन डी सेगमेंट वाली बड़ी गाड़ी के लिए एक अनहर्ड नंबर है। XUV 700 भले ही 14 लाख रुपए से स्टार्ट होती हो, लेकिन जो इसका मॉडल मेरे को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना, वो है AX7। AX7 के पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस लगभग 19.49 लाख रुपए से चालू हो जाता है, जो कि किया सेल्टॉस के GTX मॉडल के आसपास ही है। और इस प्राइस में XUV 700 AX7 आपको बड़े इंजन के साथ मिलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, 6 वे पावर एडजस्टेड सीट मिलती है, एक बड़ी सी कनेक्टेड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलती है और 360 डिग्री कैमरा जैसे कई सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स या फिर ADAS लेवल 2 जैसे टॉप मॉडल वाले फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट पर ये एक बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर वैल्यू बन जाती है, क्योंकि 20 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर आपको जापानीज, कोरियन और जर्मन कॉम्पैक्ट SUVs देखने को मिलती हैं, जो भले ही फीचर्स के मुकाबले XUV 700 AX7 से थोड़ी सी ज़्यादा हों, लेकिन ये आपको वो फील नहीं दे सकती जो आपको XUV 700 चलाने में आएगी, क्योंकि XUV 700 एक बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी को चलाने के अपने ही मजे होते हैं। और फीचर्स में भी देखें तो बहुत पीछे नहीं है XUV 700। XUV 700 के बाद हम चलो बात कर लेते हैं थार की और थार रॉक्स की। महिंद्रा थार अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कैपेबल गाड़ी है, एक प्रॉपर बॉडी ऑन फ्रेम ऑफ रोडर है विद ऑल बेल्स एंड विसल्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफ रोडिंग। इसमें मैकेनिकल लॉकर मिल जाते हैं आपको, ये 4x4 के साथ आती है और लो रेंज गियर बॉक्स भी मिलता है इसके अंदर। लेकिन ये गाड़ी अपने 2 डोर्स होने की वजह से मेजॉरिटी इंडियंस के लिए इम्प्रैक्टिकल थी। हाँ, बिकती है गाड़ी बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन ज़्यादातर इसको फैमिली वाले लोग ना अवॉइड करते हैं लेना। लेकिन महिंद्रा ने थार रॉक्स के लॉन्च के साथ ये कमी भी पूरी की पूरी खत्म कर दी, और जिस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है उसने तो सभी को हैरान करके रख दिया है। थार रॉक्स के बेस वेरिएंट का पेट्रोल वर्जन लगभग 13 लाख रुपए से चालू होता है और डीजल वाला 14 लाख से, और जो इसका टॉप मॉडल है वो भी 20.5 लाख रुपए पे जाकर खत्म हो जाता है। यानी कि जितने भी इनके मॉडल्स हैं ना, वो सारे के सारे C सेगमेंट वाली SUVs के बराबर ही हैं प्राइस पॉइंट पे देखे जाए तो। और सच बोलूं तो इस गाड़ी को देखने के बाद और इस गाड़ी की प्राइसिंग सुनने के बाद मैं जितना खुश हुआ हूँ ना, आज तक मैं किसी महिंद्रा गाड़ी के लिए इतना ज़्यादा खुश नहीं हुआ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस गाड़ी के बारे में, आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से C सेगमेंट वाली गाड़ियों को पूरा का पूरा खाने वाली है। देखो, ये खुद भी एक C सेगमेंट SUV है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो क्रेटा से बस 4 इंच ज़्यादा ही है। वेट के मामले में भी ये क्रेटा से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन इसकी हाइट वो उतनी ही है जितनी महिंद्रा की बाकी गाड़ियों की है लगभग। इसी की वजह से ये गाड़ी C सेगमेंट की होने के बावजूद भी बड़ी दिखाई देती है। और हाँ, इसका जो व्हील बेस है वो भी C सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों से सबसे ज़्यादा है। दूसरी बात जो इस गाड़ी के फेवर में जाती है वो है इसका प्लेटफॉर्म। महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर वही प्लेटफॉर्म दिया है जो स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलता है, और वैसा सही सस्पेंशन सेटअप भी दिया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी नॉर्मल थार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। और यही जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ना, यही C सेगमेंट वाली मोनोकॉक SUVs के फेवर में जाता है। हाँ, अभी भी ये मोनोकॉक वाली SUVs जितनी प्लांटेड फील नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं या फिर पढ़े हैं, उनसे मुझे यही लगता है कि महिंद्रा ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तीसरी चीज़ जो इस गाड़ी के फेवर में जाती है वो है इसका इंजन। अगेन महिंद्रा ने इस गाड़ी के अंदर 2 लीटर पेट्रोल और 2.2 लीटर वाले डीजल इंजन यूज़ किया है, जो उनकी बाकी बड़ी गाड़ियों के अंदर आता है। हाँ, इसे थोड़ा सा महिंद्रा ने डिट्यून किया है, लेकिन फिर भी इस प्राइस पॉइंट पर आने वाली जो बाकी गाड़ियां हैं ना, उनके मुकाबले अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका जो 2.2 लीटर वाला डीजल इंजन है वो 150 bhp निकालता है और पेट्रोल 174 bhp, जो कि सेगमेंट की हर गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीचर्स। रॉक्स की जो फीचर लिस्ट है ना, वो इस गाड़ी को एक प्रॉपर फैमिली ऑफ रोडर बना देती है। फीचर्स के मामले में भी ये किसी भी कोरियन गाड़ी से पीछे नहीं दिखाई देती है, फिर चाहे इसकी सनरूफ की बात कर लो या फिर इसके एडवांस ADAS वाले सेफ्टी फीचर्स की। ये गाड़ी हर तरीके से कोरियन को टक्कर देती है और कई बार उनको पीछे भी छोड़ देती है फीचर्स के मामले में। और ये सब कुछ भी इसमें तब मिलता है जब ये एक फुल ऑन 4x4 कैपेबल गाड़ी है एक। और इसीलिए मेरे को ये लगता है कि इवन तो ये एक डी सेगमेंट वाली गाड़ी नहीं है जो कि C सेगमेंट वाले प्राइस पॉइंट पर बेची जा रही है, फिर भी मेरे हिसाब से C सेगमेंट वाली बाकी गाड़ियों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डालने वाली है। अब महिंद्रा मार्केट तो खराब कर ही रही है बाकी कंपनीज की, लेकिन महिंद्रा के साथ कुछ अपनी दिक्कतें भी हैं, जैसे अवेलेबिलिटी। महिंद्रा की कार्स पर जो लंबे लंबे वेटिंग पीरियड्स चलते हैं ना, इनकी वजह से अक्सर लोग दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं यार कौन 6-6, 7-7 महीने के लिए वेट करेगा, इससे बढ़िया जो गाड़ी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मिलने वाली है उसी को ले लो। और थार रॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो मुझे शक है इस गाड़ी की जो वेटिंग लिस्ट है ना, वो और भी ज्यादा लंबी जाने वाली है, क्योंकि ये और भी बढ़िया पैकेज है बाकी महिंद्रा गाड़ियों के मुकाबले। दूसरी प्रॉब्लम जो महिंद्रा की गाड़ियों के साथ है वो है माइलेज। महिंद्रा के डीजल इंजन तो फिर भी अच्छी माइलेज निकाल देते हैं, लेकिन जो इनका 2 लीटर वाला पेट्रोल इंजन है ना, वो सिर्फ 7 से 8 की माइलेज निकाल के देता है, और अगर आप ट्रैफिक में फंस जाओगे ना तो 5 से 6 की निकाल के दे पाएगा ये।
वहीं Hyundai के 1.5 लीटर के जो GDI इंजन है ना, वो 12 तक की माइलेज तो निकाल देते ही हैं और कंपनी तो और भी ज्यादा क्लेम करती है। तीसरी प्रॉब्लम जो महिंद्रा की गाड़ियों के साथ है वो है क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज। रिसेंटली कई स्कॉर्पियो एन गाड़ियों के अंदर देखा गया है कि इनके सस्पेंशन के साथ प्रॉब्लम आई है और इनके जो स्टीयरिंग के माउंट होते हैं वो तक टूट गए हैं, पहिया अपने आप इधर उधर भाग रहा है। और सिर्फ यही नहीं, जब भी महिंद्रा की गाड़ियां लॉन्च होती हैं तब जो इनके इनिशियल लॉट्स होते हैं ना, उनके अंदर कई इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी मोटी, जैसे कि स्क्रीन्स नहीं चलती, हैंग हो जाती हैं या फिर कैमरा में दिक्कत होती है। इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। हाँ, महिंद्रा की क्वालिटी टाटा के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, बट स्टिल उनको कोरियन लेवल पर जाने में अभी टाइम लगेगा। तो यही सारी चीजें हैं जिन पर महिंद्रा को अभी काम करने की नीड है और खासकर जो इनका वेटिंग पीरियड वाला इशू है उस पर तो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन फिर भी इन कुछ दिक्कतों के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि महिंद्रा की ये 3 गाड़ियां लेना इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रही हैं। और ये मेरा पर्सनल थॉट है कि जो महिंद्रा की गाड़ियों का प्राइस टू कार रेशियो है ना, कि कितने प्राइस पे आपको कितनी बड़ी गाड़ी मिल रही है, वो सबसे अच्छा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स के अंदर अपने विचार जरूर छोड़िए, खासकर थार रॉक्स के बारे में। आपको कैसी लगी वो गाड़ी? थैंक यू।